गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घर पर कुशल होंगे। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ लिया था प्रपशु कोशिकाओं के प्रकार। प्रपशु कोशिकाएं एक परिणत विभाजन द्वारा दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो होती हैं वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती हैं, इसलिए उन्हें परागकोश भित्ति कोशिका भी कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। देखिए, मैं वर्बली आपको बता देता हूं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं और ये क्या करती हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बीजाणुजन कोशिकाओं की यह है कि ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं किस कार्य में आती हैं या किस कार्य में उपलब्ध होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं एक गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। आप ध्यान देंगे, मात्र 5 मिनट्स में इसको आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा और बस यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और पूरा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। इसके एक इक्वल चैप्टर आएगा आपका गुरु बीजाणु जनन, जो यदि ये समझ में आ गया तो वो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से, तो हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन कहलाता है। देखिए, ये जो कोशिकाएं होती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं और इनसे विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और इन द्विगुणित कोशिकाओं से लगातार विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अर्थात जो 4 अगुणित लघु बीजाणु होते हैं, 4 अगुणित लघु बीजाणु एक व्यवस्था के रूप में, एक लघु बीजाणु दानी से 4 लघु बीजाणु निकलेंगे, सामान्य सी बात है। और हमने परागकोश की संरचना में पढ़ लिया था कि चारों पालियों में, चारों प्रकोष्ठों में 4 लघु बीजाणु दानियां पाई जाती हैं। एक लघु बीजाणु दानी से 4 ये परागकण या लघु बीजाणु निकलते हैं और ये लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक 4 लघु बीजाणु वाली संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे चतुष्क कहते हैं या इसे कहते हैं टेट्राड। इस टेट्राड में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस चतुष्क में व्यवस्थित होने के लिए भी इनकी कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि चतुष्क भी कुछ प्रकार का होता है। 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेट्राड, चतुष्क के प्रकार। चतुष्क के प्रकार, चतुष्क के प्रकार में प्रथम प्रकार हम देखेंगे चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय प्रकार का चतुष्क कैसा पाया जाता है, अभी हम देखते हैं। देखिए, चतुष्फलकीय किसे कहते हैं? जिसमें एक ओर से देखने पर केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देंगे, एक लघु बीजाणु उनके पीछे की ओर स्थित रहेगा, वो कहलाता है चतुष्फलकीय चतुष्क। अर्थात इस प्रकार की कुछ संरचना पाई जाती है जिसमें एक तरफ से देखने पर केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देंगे। एक लघु बीजाणु कहाँ होगा? इनके पीछे की तरफ स्थित होगा। इसे हम कहेंगे चतुष्फलकीय चतुष्क। अधिकतर जो परागकोश होते हैं उनमें इसी प्रकार व्यवस्था पाई जाती है, चतुष्फलकीय। दूसरे प्रकार का चतुष्क जो पाया जाता है वो पाया जाता है समद्विपार्श्विक। कैसा पाया जाता है? समद्विपार्श्विक। इसमें क्या होते हैं, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं और एक ओर से ही चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। इस प्रकार की संरचना इनके अंदर पाई जाएगी जिसमें चारों लघु बीजाणु एक तरफ से देखने पर ही दिखाई देंगे।
इसे व्यवस्था को कहते हैं चतुष्की को समद्विपार्श्विक चतुष्क। तीसरा जो प्रकार है वो होता है इसका टी शेप्ड या टी आकार का। टी आकार के में क्या होता है, दो लघु बीजाणु आड़ी संरचना में पाए जाएंगे और दो लघु बीजाणु खड़ी संरचना में पाए जाएंगे, और इस प्रकार की व्यवस्था को एक टी शेप की व्यवस्था का नाम दिया जाता है क्योंकि ये टी के आकार के दिखाई देते हैं। चौथा इसका प्रकार है, नंबर 4 जो इसका है वो है क्रॉसित यानी कि क्रॉस्ड टेट्राड। क्रॉस्ड टेट्राड में क्या होता है, चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, समकोण पर स्थित होते हैं, और इसमें भी चतुष्फलकीय की भांति एक ओर से देखने पर केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, तो एक तरफ से देखने पर ये दिखाई नहीं देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने की यही है कि ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। और एक और अंतिम इनका जो प्रकार पाया जाएगा वो पाया जाएगा रैखिक या रेखित। रेखित में क्या है, चारों लघु बीजाणु एक रेखा में पाए जाते हैं और एक साथ चारों लघु बीजाणु को एक तरफ से ही देखा जा सकता है। तो ये हो गए चतुष्क के प्रकार। एक बार और हम देखते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और यदि आपको एक बेटर परिभाषा चाहिए, बेटर डेफिनेशन चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि लघु बीजाणु द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। अब देखिए, जब 4 लघु बीजाणु हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उसके पश्चात ये लघु बीजाणु एक 4 फलक वाली संरचना बना लेते हैं जिसे हम चतुष्क के नाम से जानते हैं। और चतुष्क के कुछ प्रकार होते हैं, ये हैं चतुष्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेट्राड। फर्स्ट जो आपका भाग है वो है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना में एक ओर से देखने पर केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, एक लघु बीजाणु इनके पार्श्व में स्थित होता है। दूसरा प्रकार है आपका समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक प्रकार में क्या होता है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं और एक तरफ से देखने पर चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। तीसरा प्रकार है आपका क्रॉसित। क्रॉसित में क्या होता है, एक लघु बीजाणु दूसरे लघु बीजाणु के साथ समकोण पर स्थित होता है, अर्थात इस स्थिति में होता है। इसमें भी एक ओर से देखने पर केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। चौथा प्रकार आपका है टी शेप। टी शेप में 2 लघु बीजाणु आड़े और 2 लघु बीजाणु आड़े बीजाणुओं के नीचे खड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार ये टी शेप हो जाते हैं। और लास्ट जो इसकी टाइप है वो है रैखिक। इसमें चारों लघु बीजाणु एक रेखा की और संरचना में या रेखा की आकृति में स्थित होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रैखिक प्रकार। अब देखिए, जब हमने परागकोश की संरचना पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि 4 लघु बीजाणु दानियां 4 प्रकोष्ठों में स्थित होंगी और वे किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार को हमको टीएस देखने पर पता चला था कि जब हमने परागकोश की टीएस ली थी तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त हुई थी। और जो ये 4 लोब्स हैं इनमें हमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिली और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं इन स्थानों पर संयोजी या कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ी हुई थी। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इन कनेक्टिव्स में किस पदार्थ की सहायता से जुड़ी होती हैं, एक कैलोज नामक पदार्थ की सहायता से जुड़ी होती हैं या कैलाज नामक पदार्थ की सहायता से आपस में जुड़ी होती हैं। जब ये कैलाज नामक पदार्थ क्या होता है, एक कैलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, कैलेज। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, इस स्थान पर जाता है और इस कनेक्टिव्स को तोड़ देता है और ये लघु बीजाणु दानियां फट जाती हैं और इस एपिडर्मिस और इन स्तरों को तोड़कर यहाँ से परागकण बाहर निकल आते हैं और परागकण क्या हो जाते हैं, एक गोल संरचना के रूप में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं परागकण एक गोल संरचना होती है जो कि कैलेज नामक एंजाइम के संयोजियों को तोड़ने पर बाहर निकल आती है। अब देखिए, जब परागकण बाहर निकल आएगा तो वो लगभग गोल होगा और अब परागकण की तैयारी होती है अंकुरित होने की। अब हम लघु बीजाणु जनन में हमने पढ़ा है नर युग्मकोद्भिद। हमारा टॉपिक यहाँ पर है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का अर्थ यही है लघु बीजाणुओं का निर्माण और लघु बीजाणुओं के निर्माण के पश्चात लघु बीजाणुओं का परागकण के रूप में परिवर्तन। अब तक हम जिस संरचना को हम लघु बीजाणु बोल रहे थे उस संरचना को अब हम बोलेंगे परागकण। ठीक है, परागकण यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद में होगा परागकण का स्फुटन।
वो आप अगली वीडियो में देखेंगे। और परागकण के स्फुटन के बाद में होगा नर यौगिकोद्भिद का परिवर्तन। अब आपने पढ़ लिया लघु बीजाणु जनन। आप वीडियो देखकर बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो में अगर आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपने कोई भी डाउट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर कर सकते हैं। देखते रहिए DS यूनिक बायोलॉजी। इंतजार करिए अगली वीडियो का। चैप्टर 2 लास्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।